हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पार्ट वन में हमने प्रोटीन तक अध्ययन किया था। आज हम विटामिन से शुरुआत करेंगे। अब ये विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में। विटामिन से कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन की अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये आपको बिंदु याद रखना है। विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। विटामिन आँख, अस्थियों, दांत तथा मुसड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन के प्रकार जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के है। विटामिन एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन का एक समूह होता है जो को बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जल में घुलनशील विटामिन है सी व बी यानी कि, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। अब विटामिन ए यानी कि ये आँख व त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है हमारे शरीर को। विटामिन डी है जो कि अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। और ये विटामिन डी हमें सूर्य की वजह से प्राप्त होता है। अब ये विटामिनों के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत आम, गाजर, पपीता, मछली का तेल, दूध। विटामिन बी के स्रोत चावल, यकृत और गेहूँ। विटामिन सी के स्रोत अमरूद, आंवला, नींबू, मिर्च, संतरा, टमाटर। विटामिन डी के स्रोत दूध, मक्खन, यकृत, अंडा और मछली। अब देखो, इधर दिए गए विटामिन या खनिज लवण दिए गए हैं और इनसे कमी होने वाले रोग यहाँ पर दिए गए हैं और ये इनके लक्षण हैं। यानी विटामिन ए है ना, इसकी कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है, जैसे अंधेरे में कम दिखाई देता है। विटामिन बी1 से बेरी रोग हो जाता है, जैसे दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्करी रोग हो जाता है, जैसे मुसड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना है यानी लगता है इसके अंतर्गत। विटामिन डी इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियां मुलायम होकर के मुड़ जाती है। कैल्शियम इसकी कमी से अस्थियां वे दंत से कमजोर, अस्थियां दंत से इसकी कमी से होता है। आयोडीन की कमी से गूंगा या गूंट रोग हो जाता है, जिसे गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके अंतर्गत होती है। लोहा यानी कि ए रक्तता इसकी कमी से होता है, जो कि कमजोरी उत्पन्न करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। खनिज लवण शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवणों की आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है, यानी कि इसकी विटामिनों की तरह इसकी मात्रा अल्प मात्रा होती है खनिज लवणों की। आयोडीन के स्रोत के अंतर्गत है अदरक, पालक, मछली। फास्फोरस के स्रोत के अंतर्गत दूध, केला, मिर्च, चावल, गेहूँ। लौह के स्रोत के अंतर्गत पालक, सेव, यकृत। कैल्शियम के स्रोत के अंतर्गत दूध, अंडा। यानी कि ये सभी खनिज लवणों के मतलब पोषक तत्व हैं और इनके ये स्रोत हैं। अब जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में जल सहायता करता है। शरीर को जितनी जल की आवश्यकता है या होती है, उसकी पूर्ति हमारे द्वारा लिए जाने वाले द्रव्य पदार्थों से होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध। इनसे हमारा शरीर वो अपनी जल की पूर्ति करता है। जल की कमी से निर्जलीकरण रोग हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रुक्षांश या आहारी रेशे, यानी कि हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यानी रुक्षांश आहारी रेशे क्योंकि ये भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये भोजन का आवश्यक अंग है या आवश्यक है अवयव है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। जो भी मतलब अपचित भोजन होता है ना, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है रुक्षांश। रुक्षांश का हम पाचन नहीं कर पाते हैं और कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। यानी कि कब्ज होता है ना समस्या, उसके रोकने के लिए, बंद करने के लिए उसमें भोजन में अधिक मात्रा में रुक्षांश आदि से मिलाए जाते हैं। रुक्षांश के स्रोत देखो, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां और सलाद, ये सभी रुक्षांश के स्रोत हैं।
संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार क्या होता है? यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं आहार कहलाता है। आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो शरीर को आवश्यक होते हैं, न तो अधिक और न ही पोषक तत्व कम तथा पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होना चाहिए। संतुलित आहार कहलाता है। हम जो भी खाद्य पदार्थों में ग्रहण करते पूरे दिन के अंतर्गत वो सभी न तो अधिक और नहीं कम, इनकी लिमिट मात्रा में सीमित मात्रा में पर्याप्त होना चाहिए। ये कहलाता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कई प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराता है या कराते हैं। उचित भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे अच्छी तरह से पकाना और स्वच्छ रखना भी जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे भोजन की सफाई के बारे में। ठीक है, फलों और सब्जियों को छिलका उतार कर नहीं धोना चाहिए, इससे विटामिनों या पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल व दालों को बार बार धोना नहीं चाहिए। पकाने से भोजन स्वादिष्ट बनता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म करने पर कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकाने से विटामिन सी तो ज़रूर नष्ट होता है। भोजन सड़े गले नहीं, इसलिए आवश्यकता से अधिक भोजन का उपयोग ना करें। यानी कि भोजन का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में विटामिन तथा पोषक तत्वों युक्त भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, दैनिक उपयोग सामग्री के अंतर्गत है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी सभी वस्तुएं आकृतियाँ हैं वो और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्र तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं हम देखते हैं हमारे परिवेश के अंदर। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच है, धातुएं हैं, प्लास्टिक है, कागज है, मृदा है, लकड़ी है, रुई है, पंख आदि। हम अपने जीवन में उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं लकड़ी तथा कागज की बनी होती है तथा कुछ वस्तुएं भिन्न पदार्थों की बनी होती है। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी होती है, कुछ कागज की और कुछ अन्य पदार्थों की बनी होती है। वस्तु एक पदार्थ की बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। यानी कि एक वस्तु एक पदार्थ की बनी होती है या एक वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल और बैलगाड़ियाँ बनी होती है। कागज से बनते हैं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने बनते हैं। चमड़ा से बनते हैं जूते, बेल्ट, ढोलक, ढोल। और प्लास्टिक से कुर्सी, खिलौने, बर्तन, बाल्टी बनती है। रुई से बनते हैं कपड़े, कम्बल और स्वेटर। वस्तुओं को बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, अतः हमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब हम पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान यानी भार होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। यानी कि इसका भार भी होता है और वह अपना स्थान भी घेरती है, वे कहलाती है वस्तु या पदार्थ। ठीक है, ठोस अवस्था, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे लोहे है, बर्फ का टुकड़ा है, ये ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव अवस्था, आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, पानी और तेल। गैसीय अवस्था दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, CO2 है। पदार्थों के गुण, सर्वप्रथम हम पदार्थ किस प्रकार से दिखाई देते हैं यानी कि उसका दिखावटी के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कठोर तथा कोमल होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थों में काटने के बाद द्युति यानी उसको चमक कहते हैं, यानी चमक होती है, धातु वस्तुएं कहलाती है। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम और सोना। यानी कि जैसे लोहा को किसी वस्तु से काटा जाता है तो उसकी जो सतह है ना, वो सतह होती है एकदम चमकदार, यानी कि चमकती है। ठीक है, कुछ धातुएं वायु या नमी के संपर्क में आकर के अपनी चमक खो देती है, जिससे भी उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। दिखौट में कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, कुछ कठोर, कुछ
खुरदरे होते हैं और कुछ चिकने भी होते हैं। ये है पदार्थों की दिखावटी के बारे में। अब हम कठोरता पढ़ेंगे। कुछ पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और कुछ पदार्थों को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जो संपीड़ित किए जा सकते हैं पदार्थ होते हैं कोमल, जो संपीड़ित नहीं किए जा सकते वो होते हैं कठोर। विले, जो पदार्थ जल में अच्छी तरह विलीन हो जाते हैं विले पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पानी है, नमक। जो पदार्थ जल में विलीन नहीं होते हैं अविले पदार्थ कहलाते हैं, पानी और धूल ये विले नहीं होते हैं। सिरका यानी परीक्षण है, ठीक है। नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल सभी को लेकर अलग अलग पानी से भरे गिलासों में डालते हैं। इन सभी को लेकर, इन पदार्थों लेकर के अलग अलग भरे गिलासों में डालते हैं। तो कुछ अच्छी तरह से मिल जाते हैं और कुछ अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं और कुछ अपनी अलग परत बना। इस परीक्षण के अंतर्गत नींबू का रस पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, सिरका का रस भी पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, लेकिन सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, केरोसिन परत बना लेते हैं, यानी कि जल में अपनी परत अलग से बना लेते हैं। कुछ गैसें भी जल में विले और कुछ अविले होती है, जैसे O2 ऑक्सीजन होती है ना, वो गैस जल में रहने वाले जंतुओं के लिए तो एवं पादपों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो जल में होते हैं पादप और जंतु, वो जल में घुली हुई गैस का ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब पदार्थों का अगला गुण पारदर्शिता, यानी कि पारदर्शिता होती है 3 प्रकार की, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है। पारदर्शी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच है, जल है, वायु है। पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, ये पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं, जैसे पेपर है, धातु है और लकड़ी है। पारभासी वस्तु ऐसे पदार्थ आप जिसके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे बटर पेपर है, मोटी कांच है। वस्तुएं जल में डूब सकती है या तैर सकती है। जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है या कुछ मतलब तैरना ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे लोहा की कील पानी में डूब जाती है और जहाज नहीं डूबता है। यानी कि अब जब किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो हमें वस्तु को पानी ऊपर की तरफ फेंकता है, क्योंकि उस वस्तु पर जल के द्वारा आर्किमिडीज बल कार्य करता है। इस प्रकार हमने भोजन और दैनिक उपयोग में जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वीडियो।